तो यह जो शिक्षक भर्ती के लिए विशेष कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसे हम दिशा मार्गदर्शन करके चलाए जा रहे हैं, तो इसमें हम आज जो कंटेंट विभाग है यानी विभाग 3 के अंतर्गत जो इकाई 2 है उसमें साहित्यिक विधाएं और उनकी विशेषताएं करके एक विशेष दूसरा यूनिट दिया गया है। उसके अंतर्गत हमने अब तक जो है कहानी, नाटक, एकांकी, जीवनी, रेखाचित्र, ऐसे कई विषयों को लेकर अध्ययन किया था, चर्चा हमने की थी। तो आज उसी के अंतर्गत जो निबंध विधा है उस निबंध के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि साहित्य एक ऐसा विषय है जिसमें कई सारे विशेष अध्ययनों को लेकर हम चलते हैं। उसमें निबंध जो है महत्वपूर्ण विधा मानी जाती है। तो चलिए देखते हैं। हिंदी की अन्य गद्य विधाओं के समान हिंदी निबंध का विकास भी भारतेंदु युग से प्रारंभ हुआ। परीक्षार्थी थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि हिंदी साहित्य में भारतेंदु जी का तो महत्वपूर्ण स्थान है ही, साथ साथ उनके युग का हिंदी साहित्य पर इतना गहरा प्रभाव है कि उसकी चर्चा किए बगैर हम हिंदी साहित्य को लेकर या फिर विधाओं को लेकर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। उसका कारण यह है कि भारतेंदु युग में लगभग सभी साहित्यिक विधाओं का प्रचलन शुरू हो चुका था। केवल शुरू ही नहीं बल्कि नए नए विधाओं का सूत्रपात भी वहाँ पर हुआ था। इस कारण भारतेंदु युग में लगभग सभी विधाओं की जो बातें की जाती है वे वहीं से उत्पन्न मानी जाती है। चाहे आप कहानी की बात लीजिए, नाटक की लीजिए या निबंध विषय की लीजिए, ये सारे के सारे जो है गद्य विधाओं को मजबूती प्रदान करने में अपना विशेष योगदान लेती हैं। इसलिए इस युग का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। तो निबंध जो विधा है साहित्य की, उसका विकास भी हम भारतेंदु युग से ही मानते हैं। भारतेंदु युग में ही इसका प्रारंभ हुआ था करके हम मान सकते हैं, मानते ही हैं, क्योंकि ये जो काल था वह हिंदी साहित्य का एकदम शुरुआती दौर के साथ साथ उसको गति प्रदान करने का एक युग माना जाता है। हिंदी की अनेक पत्र पत्रिकाएं भारतेंदु युग में प्रकाशित हो रही थी, जिनमें हरिश्चंद्र चंद्रिका, उदंत मार्तंड, ब्राह्मण, प्रदीप, बनारस अखबार, सारस सुधानिधि आदि प्रमुख थे। देखिए, आपको स्क्रीन पर जो नाम दिखाई दे रहे हैं, हरिश्चंद्र चंद्रिका, उदंत मार्तंड, ब्राह्मण, प्रदीप, बनारस अखबार, सार सुधानिधि, ये जितने भी पत्र पत्रिकाएं थी वे जो है बहुत सारे विधाओं को नया रूप देने के लिए और साथ साथ उन विधाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए या फिर उसके माध्यम से लोगों में जागृति, चेतना और नए विषयों की जानकारी देने के लिए ये सारे विषय जो है लिखे जाने लगे थे। क्योंकि एकमात्र यह माध्यम था कि हम लोगों को कैसे शिक्षित बना सकते हैं और उसके लिए हम कौन कौन से विषयों को लेकर लेख लिख सकते हैं, चाहे वो संपादकीय रूप में हो या फिर किसी अन्य विधा के रूप में। इसलिए ये जितने भी यहाँ पर बताए जा रहे पत्र पत्रिकाएं हैं वे अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। इन पत्र पत्रिकाओं ने सामयिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक आदि विषयों पर गंभीर निबंध प्रकाशित करते रहे। केवल किसी एक विषय को लेकर ही इन्होंने प्रकाश नहीं डाला। सामयिक जो विषय हैं उन सामयिक विषयों पर जो है उन्होंने अपनी कलम चलाई। कोई भी निबंधकार हो या फिर कोई भी रचनाकार हो, वे जो है समाज को गलत रास्ते से चलते हुए रोकना उसका परम दायित्व होता है। इसलिए वह हमेशा सतर्क होकर, जैसे प्रेमचंद कहते हैं ना कि मतलब मशाल की तरह होता है जो आगे आगे चल रहा होता है लेकर, उस मशाल की तरह है जो उसके उजाले में सब कुछ, माफ़ कीजिए सॉरी, तो उसमें जो है हम ये कह सकते हैं कि निबंधकार हो या फिर कोई रचनाकार हो,
वो अपने समाज का दायित्व आगे करते रहता है, समाज को एक अच्छे प्रगति पथ पर लेकर जाने की वो सोचता है। और ऐसी सोच रखने वाले ये जो रचनाकार होते हैं वे कालजयी रचनाकार बन जाते हैं, उनके द्वारा लिखे गए सभी रचनाएं कालजयी बन जाती है। इसलिए तो ये जो निबंध विषय को लेकर जो बात कर रहे हैं उसमें जो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो युग आता है उसमें समसामयिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक ऐसे कई विषयों पर जो है उन्होंने अपनी कलम चलाई। हिंदी निबंध के विकास को 4 कालों में विभक्त किया जा सकता है। जैसे हम कहानी को अलग अलग विभागों में विभक्त किया था, नाटकों को अलग अलग विभागों में विभक्त किया था, उसी प्रकार निबंध विषय को भी जो है हम निम्न 4 कालों में विभाजित कर सकते हैं, जिनमें भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। कितने सालों में? 4 कालों में जो है इसका विभाजन करते हैं। भारतेंदु युग, क्योंकि भारतेंदु ने भी जो है कई मौलिक ऐसे निबंध लिखे हैं। उसके पश्चात द्विवेदी जी ने भी जो है बहुत सारे रचनाएं लिखी हैं निबंध के। शुक्ल युग ने, शुक्ल तो खैर विशेष प्रतिभा के धनी ही माने जाते हैं। उसके बाद शुक्ल के बाद जो है जो रचनाएं लिखी जा रहे हैं निबंध के अंतर्गत, उन सब की यहाँ पर चर्चा कर सकते हैं। तो निबंध को जो है हम एक 4 विभागों में जो है बात कर सकते हैं, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। तो भारतेंदु युग की शुरुआत कब होती है? आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 1873 से 19वीं शताब्दी तक। ये जो ईस्वी बताई जा रही है वो 1873 से 19वीं ईस्वी तक भारतेंदु युग को हिंदी निबंध की विकास यात्रा का प्रारंभिक चरण माना जाता है। प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि किस युग को हिंदी निबंध का विकास युग कहा जाता है? किस युग को हिंदी का या हिंदी निबंध का विकास युग कहा जाता है? और ऑब्वियसली आपका उत्तर होगा भारतेंदु युग। या फिर आपको कई वो 4 के 4 प्रकार देंगे और उन प्रकारों को लेकर कहा जाएगा कि मतलब इनमें सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध ऐसी जो विधा है निबंध, उस विधा को लेकर नई नई रचनाएं लिखने वाला युग कौन सा है। मतलब उस युग की बात भी आप कर सकते हो परीक्षा के समय को ध्यान में रखते हुए, या फिर अपने आप की रचनाओं को भी आप उसमें शामिल कर सकते हो। इसलिए जो भारतेंदु युग जो है हिंदी जो निबंध है विधा, उस विधा का विकास काल माना जाता है या विकास यात्रा का प्रथम चरण माना जा सकता है। सही अर्थों में यदि हम देखें तो भारतेंदु जी ने कई निबंध लिखे। उन्होंने प्राथमिक निबंध है जिन उनके द्वारा लिखे गए प्राथमिक निबंध हैं जिनकी निबंध कला की मूलभूत विशेषताएं उपलब्ध होती हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है कला के बदले काला करके प्रिंट हुआ है। वो टंकण में जो दोषी हैं उन दोषों को मैं अपनी ही कमज़ोरी समझता हूँ और इसका बहुत ही मुझे खेद रहेगा। तो हिंदी के प्राथमिक निबंध हैं भारतेंदु जी के नियम, जिनमें निबंध कला की मूलभूत विशेषताएं उपलब्ध होती हैं। मतलब एक निबंधकार बनने के लिए या फिर निबंध लिखने के लिए हमें किस प्रकार के बातों को लेकर आगे बढ़ना चाहिए, उन सभी बातों को जो है यहाँ पर बताया जाता है। उस प्रकार जो मूलभूत विशेषताएं थी वे भारतेंदु युग के युग में आती हैं, जिसका कार्यकाल 1873 से 19वीं ईस्वी तक चलता है। ईस्वी सनों को भी हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि इस पर भी कई सारे प्रश्न आजकल दिए जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। इन्होंने यानी भारतेंदु ने इतिहास, समाज, धर्म, राजनीति, यात्रा, प्रकृति वर्णन एवं व्यंग्य विनोद जैसे विषयों पर निबंधों की रचना करी। कितने सारे विषयों को लेकर इन्होंने लिखा, इसलिए कहते हैं कि मतलब अष्टपैलु व्यक्तित्व, सब कुछ जानने वाले ऐसे जो इन्होंने समाज, इतिहास, धर्म, राजनीति या
प्रकृति वर्णन एवं व्यंग्य विनोद जैसे कई विषयों पर निबंध की रचना इन्होंने की है। इन्होंने अंग्रेज स्त्रोत, पांचवें पैगंबर, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, लेवी, प्राण लेवी आदि प्रसिद्ध निबंध लिखे हैं। आप जब उनकी बातों को करते हैं, उनके द्वारा लिखे गए निबंधों की ओर बढ़ते हैं, तो आपको नजर आएगा इन्होंने अंग्रेज के ऊपर बलाघात करते हुए इन्होंने यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अंग्रेज स्त्रोत, पांचवें पैगंबर, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, इनके जो शीर्षक हैं उन शीर्षकों को पढ़कर ही हमें बहुत विशेष लगता है कि मतलब इसमें कुछ विशेष बात कही गई होगी, क्योंकि शीर्षक चयन में वो कभी भी अपने आप को ये नहीं करते थे, रोकते नहीं सकते थे। इसलिए विचार सभा का अधिवेशन हो स्वर्ग में या लेवी, प्राण लेवी, यह आज भी उतना ही प्रसिद्ध है जितना कि पहले हुआ करता था। इनके निबंधों की भाषा का एक उदाहरण यदि हम देखें तो वे निबंध किस प्रकार के थे, क्या लोगों को आसानी से समझ में आ सकते थे या नहीं। तो एक नमूना हम इसमें देखते हैं। इनके निबंधों की भाषा का एक उदाहरण, गाड़ी भी ऐसी टूटी फूटी जैसे हिंदुओं की किस्मत और हिम्मत, अब तो तपस्या करके गोरी गोरी कोख से जन्म लें तब ही संसार में सुख मिलेगा। कितना बड़ा मतलब ये विरोध कर रहे हैं। वो उस गाड़ी की तुलना उस तरीके से कर रहे हैं जैसे हिंदुओं की किस्मत और हिम्मत। ये बहुत ही बड़ा तत्कालीन समाज में कहा जाने वाला बहुत बड़ा पॉइंट था, इसलिए इसको भी ध्यान रखिएगा। ऐसे जो कोटेशंस आते हैं, गाड़ी भी ऐसी टूटी फूटी जैसे हिंदुओं की किस्मत और हिम्मत, अब तो तपस्या के रूप में तपस्या करके गोरी गोरी कोख से जन्म लें तभी संसार में सब सुख मिलेगा। उसके पश्चात भारतेंदु युग के प्रमुख नाटककारों में स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र बाबू थे, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, बालस्कंद गुप्त, राधाचरण गोस्वामी और अंबिका दत्त व्यास आदि उपलब्ध थे। क्योंकि इनमें सबसे जो महत्वपूर्ण निबंधकार माने जाते हैं वे भारतेंदु तो हैं ही, साथ साथ बालकृष्ण भट्ट, बद्री प्रेम नारायण चौधरी, प्रेमघन, ये सारे जो है अपने आप का विशेष उल्लेख जो है निबंध विधा में भी देते हैं। क्योंकि निबंध लिखना उतना आसान नहीं है। किसी वस्तु के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति जब तक हम पूरा ज्ञान न लें, जब तक हम पूरा का पूरा अध्ययन न करें, तब तक जो है हम उनके लिखे के साहित्य को जो है ठीक से नहीं पढ़ सकते, नहीं अध्ययन कर सकते। इसलिए कोई भी साहित्यकार हो, उसके द्वारा लिखे गए साहित्य को हम प्राचीन से लेकर आज तक कैसे लागू कर सकते हैं, इसकी ओर हमें ध्यान देना होगा। इसमें बालकृष्ण भट्ट जो है प्रदीप नामक एक ये चलाई थी, मतलब उन्होंने निबंध लेखन उसके माध्यम से किया था, जिसमें प्रताप नारायण मिश्र भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं, राधाचरण गोस्वामी भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो इसके माध्यम से जो बातें वे समाज में लेकर जाना चाहते थे या फिर समाज को एक मैसेज देना चाहते थे, वे मैसेज जो है वो इन निबंधों के माध्यम से बहुत ही आसानी से दे सकें। इसलिए इन सभी निबंधकारों को याद रखिएगा। और जैसे हमने एक परियोजना कार्य दिया, उस परियोजना कार्य में हम यह कहते हैं कि मतलब कक्षा की बात मैं उदाहरण के तौर पर दे रहा हूँ कि जो निबंधकार हैं या फिर रचनाकार हैं, जो नाटककार हैं या कोई भी, उनसे संबंधित जब हम जानकारी इकट्ठा करते हैं तो उनकी विशेषता किसमें है यह हमें ध्यान रखना है। जो मान लीजिए प्रेमचंद है, अब प्रेमचंद को भले ही उपन्यास सम्राट कहा जाता हो, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि क्या वो कहानी नहीं लिख सकते हैं। जितने उपन्यास प्रसिद्ध हैं उतने ही उपन्यास उनके कहानियाँ भी हैं। इसलिए जो विशेष बातें यहाँ पर की जा रही हैं उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और पिछली कक्षा में जो प्रश्नों के प्रारूप भी बनाए गए थे, लेकिन समय अभाव के कारण उन प्रश्नों को जो है हम नहीं लिखा पा रहे हैं,
इसका खेद होगा। तो इसमें भारतेंदु युग के निबंधकारों में बाबा भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण प्रेम चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, राधाचरण गोस्वामी और अंबिका दत्त व्यास आदि। तो इन सभी लोगों ने जो है साहित्य की विधाओं में जो निबंध की विशेष बात है, उस निबंध की विशेषता को लेकर कई सारी रचनाओं को किया और हिंदी साहित्य के निबंध को एक मजबूती प्रदान की। जब हम देखते हैं कक्ष में छात्रों को कोई निबंध लिखने के लिए बोलते हैं तो छात्र जो है शुरू से अंत तक एक ही विषय को लेकर लिखते हैं। ऐसा न होकर यदि हम थोड़ा सा उनको प्रोत्साहन करें कि मतलब ये विषय ऐसे ऐसे लिखा जा सकता है, इन विषयों को ऐसे लिखा जाना चाहिए, तब जो है आसानी हो सकती है। उसके पश्चात पंडित बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक थे और वर्णनात्मक, भावात्मक, विचारोत्तेजक और निबंधों के लेखक माने जाते हैं। तो उन्होंने बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नाम से जो मैगज़ीन चलाई थी, उसका बीच में ही उसे बंद करना पड़ा, क्योंकि एक संपादक होने के नाते इतने बारीक काम उनके होते हैं, इतना सब कुछ जानकर भी वे अपनी बातों को उसमें रखते हैं। इसलिए ये जो रचनाकार हैं वे अपने आप में महान हैं। तो हिंदी प्रदीप के नाम से वे डायरी लिखा करते थे। और भारतेंदु युग की हम चर्चा कर रहे थे निबंध के विषय में। तो 1873 से 1900 ईस्वी तक जो हम ले रहे हैं भाग को, उसमें यदि देखा जाए तो पंडित बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक थे और उन्होंने वर्णनात्मक, भावात्मक, विचारोत्तेजक निबंधों के लेखन के विशेष अग्रणी माने जाते हैं। चंद्रोदय, मुग्ध माधुरी इनके प्रसिद्ध निबंध हैं। देखिए परीक्षार्थी यहाँ पर ध्यान दें, इससे पहले जो मैं बात कर रहा था, एक्चुअली कक्ष में जो हम उदाहरण देते हैं उन उदाहरणों को मैं यहाँ पर हमेशा ले रहा हूँ। हो सकता है आपको लगे कि मतलब विषयांतर हो रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा यही बात कहता आ रहा हूँ कि हम जो है पुराने को और नए को जो है कैसे संबंध स्थापित कर सकते हैं, इसकी ओर थोड़ा सा हमें ध्यान देना चाहिए। और तुलनात्मक अध्ययन हमेशा होना चाहिए, चाहे वो एकांकी का हो या निबंध का हो या कहानी का हो, किसी अन्य विधा का। इसलिए हिंदी प्रदीप के माध्यम से इन्होंने इतनी मतलब सेवा की है हिंदी साहित्य की, जिसका कई बार मतलब बड़ी ही कठिनाइयों के चलते उसका प्रकाशन बंद भी करना पड़ा, क्योंकि किसी भी पत्रिका का संपादन करना उतना आसान नहीं होता है जितने आसानी से हम उसको पढ़ लेते हैं। इसलिए उन्होंने वर्णनात्मक, भावात्मक, विचारोत्तेजक निबंध के जो है वे सफल लेखक माने जाते हैं। और इनके जो विशेष रचनाएं हैं या फिर जिनकी हम चर्चा करते हैं, वे रचनाएं जो हैं चंद्रोदय और मुग्ध माधुरी नाम से दिए गए हैं। इनकी प्रसिद्ध निबंध है वो है चंद्रोदय या मुग्ध माधुरी। तो प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार हैं? बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार हैं? और आपको पर्याय दिए जाएंगे प्रेमचंद युग, प्रसाद युग, भारतेंदु युग और हरिश्चंद्र युग। इसमें से आपको जो सही चुनाव करना है उत्तर का, वो है भारतेंदु युग को करना है। भले ही इसमें भारतेंदु की बात मतलब उनके आधार पर इस युग का नामकरण किया गया हो, या फिर ऐसे पूछा जा सकता है भारतेंदु युग की समय सीमा कितनी है? 1873, 1874, 1875, देखिए उसके आगे 1900, 1901, ऐसे किसी भी प्रकार से मैनिपुलेट करके अगर क्वेश्चंस हम सेल्फ बनाते रहेंगे तो इसका फ़ायदा अधिक से अधिक हो सकता है, ऐसी मेरी धारणा है। दूसरी बात यदि मैं करूं तो वह है चंद्रोदय रचना किस विधा में है, क्योंकि आजकल विधाएं भी पूछे जा रहे हैं। विधाएं मतलब मान लीजिए कफन, इसकी विधा है कहानी, उपन्यास, एकांकी, नाटक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो केवल उस रचना के या उन रचनाकारों के नाम को ही नहीं पढ़ना है,
बल्कि उसे याद भी रखना है, उनके कालानुक्रम हो या वर्णानुक्रम हो या फिर उनके लेखकानुक्रम हो। यदि हम ऐसा करते हैं तो आसानी से हम अंक प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जो पैटर्न अभी बदल रहा है, हमेशा बदलता आ रहा है क्वेश्चन का पैटर्न। जो 2012 में जो डीएससी लिखा करते थे, पहले टीआरटी नहीं था, डीएससी कहा करते थे, तो उस प्रकार आज के ये प्रश्न नहीं हैं। सरल प्रश्न आपको नहीं पूछे जा रहे हैं। जैसे मुग्ध माधुरी यह रचना डैश विधा की है। केवल आपको रचनाएं याद रहने से काम नहीं चलेगा, आपको उन रचनाओं की विधाएं क्या है, उन विधाओं को भी आपको याद रखना होगा। इसलिए मैं हमेशा कह रहा हूँ कि किसी भी युग के विशेष को पढ़ते समय उन विशेषताओं को या फिर उस विधा विशेष को भी आप हमेशा ध्यान रखिएगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें पंडित प्रताप नारायण मिश्र जो है महत्वपूर्ण निबंधकार माने जाते हैं। तो देखिए, पंडित प्रताप नारायण मिश्र ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे। ब्राह्मण नाम से एक एक पत्रिका चलाई जा रही थी, जिसमें कई सारे साहित्यिक बातों को, सामाजिक, राजनीतिक, समसामयिक बातों की चर्चा उसमें किया करते थे। तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र के सानिध्य में डैश पत्रिका निकलती थी, और आपका उत्तर होगा ब्राह्मण, या फिर ब्राह्मण नामक हिंदी पत्रिका किस निबंधकार के अंतर्गत या फिर किस निबंधकार ने शुरू की थी या फिर किस निबंधकार ने जो है लिखी, तो इसका उत्तर भी आप आसानी से दे सकते हैं। तो ये भारतेंदु युग के प्रतिनिधि निबंधकार थे। कौन? पंडित प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु युग के प्रतिनिधि निबंधकार के रूप में सामने आते हैं, क्योंकि उन्होंने ब्राह्मण पत्रिका के संपादन को लेखन करते हुए कई सारी बातों को उजागर किया, जिसमें वे बहुत सफल हो चुके थे। इसलिए इन बातों को याद रखिएगा। वे यानी पंडित प्रताप नारायण मिश्र जो है मनोरंजक एवं व्यंग्य प्रधान निबंधों को लिखने में कुशल थे। व्यंग्य तो हो, जैसे हरिशंकर परसाई व्यंग्य कहानीकार या फिर व्यंग्य कथाकार करके हम लोग जानते हैं, उनकी तरह बात भी कहे, उन्हें ठोस भी पहुँचे और उसमें परिवर्तन भी आए। मतलब एक ही तीर में कई सारे निशाने वो साधने में सिद्धहस्त थे। उसी प्रकार पंडित प्रताप नारायण मिश्र यानी वे मनोरंजन एवं व्यंग्य प्रधान निबंधों को लिखने में कुशल थे। मैं, पेट, दांत, नाक आदि पर विनोदपूर्ण निबंध लिखे। यानी इन्होंने केवल व्यक्ति विशेष ही नहीं, जैसे हम नागार्जुन की तुलना करते हैं, माफ़ कीजिएगा फिर से मैं विषयांतर हो रहा हूँ ऐसा लगे, लेकिन नागार्जुन की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम कविताओं के विषय में नहीं जा रहे हैं, लेकिन जब उपन्यासों की बात हम करते हैं तो उसमें जो है ये बात सामने आ जाएगी कि उन्होंने जो है कटहल, दंतुरित मुस्कान, ऐसे मतलब जहाँ पर लोगों की सोचने की शक्ति लगभग समाप्त सी हो जाती है, नागार्जुन वहाँ से शुरू करते हैं। तो यह बात भी उनके द्वारा कही गई थी कि मतलब यह भावों पर कोई कविताएं या फिर निबंध लिख सकता है क्या? पेंट पर कोई निबंध लिख सकता है क्या? दांत, नाक आदि पर कोई निबंध लिख सकता है क्या? लेकिन है, केवल उसकी उपयोगिता नहीं, लेकिन उसकी समाज में क्या आवश्यकता है, समाज के लोग उसका किस प्रकार से उपयोग लेते हैं, इन सारी चीज़ों का जो है बहुत ही मार्मिक अध्ययन वहाँ पर किया जाता है। उसके पश्चात आते हैं श्री बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। प्रेमघन उनका उपनाम है, श्री बद्रीनारायण चौधरी। ये यानी बद्रीनारायण चौधरी आनंद कादम्बिनी नामक मासिका पत्रिका के संपादक थे। किसके? आनंद कादम्बिनी नामक एक मासिक पत्रिका थी, उसके वे संपादक थे। वे भारतेंदु जी के अच्छे मित्र भी थे, सुपरिचित थे वे। उनके निबंधों की भाषा में अलंकारिता, कृत्रिमता एवं चमत्कारिकता दिखाई देती थी। मतलब किनके इसमें? पंडित प्रताप नारायण चौधरी ग्रम। इनमें जो निबंध की उनकी जो भाषा शैली थी उसमें कुछ विशेष वे करते थे। अलंकारिकता, अलंकारों को अधिक से अधिक प्रयोग करना, कृत्रिमता, उसमें जो आर्टिफिशियल जो बातें हैं
उसको भी वो लोग संगिलित कर सकते हैं। साथ साथ एवं चमत्कारिकता दिखाई देते थे। चमत्कारिकता मतलब कोई मतलब आनंद फानंद में नहीं, बल्कि साहित्य के माध्यम से वे समाज में किस प्रकार से चेतना ला रहे हैं इसकी वे तुलना करते थे, इसलिए वे जो है महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उसके पश्चात निबंधकार आते हैं बाल मुकुंद गुप्त। इन्होंने शिव शंभू का चिट्ठा नाम से लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए जो निबंध लिखे हैं उनमें भारतवासियों की राजनीतिक व्यवस्था और उस चिट्ठा का जो है उन्होंने पेश किया था। मतलब बाल मुकुंद गुप्त ने निम्न निबंध लिखा है, या फिर शिव शंभू का चिट्ठा नामक निबंध किसने लिखा, ऐसे भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो इसलिए हमेशा जो है पढ़ते समय प्रश्नों को ध्यान में रखकर हम पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। उसके पश्चात है राधाचरण गोस्वामी। इन्होंने अनेक निबंध सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार करने के उद्देश्य से लिखे। जो सामाजिक रूढ़ियाँ थी, सामाजिक कुरीतियाँ जो थी, उन सभी के बारे में वो एक प्रकार से उद्देश्य लेकर सामने आ रहे थे। तो ये जो उनकी निबंध है सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार करने के उद्देश्य से लिखे गए हैं। तो उसमें देखिए यमपुर की यात्रा निबंध में गोदान पर प्रहार किया है। गोदान रचना किनकी है? हाँ बिल्कुल सही, वो तो रचना जो है हम प्रेमचंद की मानते हैं, उपन्यास है। तो इसमें एक बात याद रखिएगा, जब हम प्रश्न बना रहे हैं उस प्रश्नों को बनाते समय उन दोनों कवियों या उन लेखकों की कितनी गहरी पैठ जमती है। क्या वो ऐसे ही लड़ लेते हैं किसी विषय को लेकर, या किसी विषय के प्रति उनकी विचारधाराएं एक दूसरे के स्पष्ट करती हैं। तो इसमें हमेशा जब डिबेट चला करते थे कहाँ पर, उस विषय को लेकर, तो सामाजिक कुरीतियों के संदर्भ में हो या फिर किसी अन्य विषयों से संबंधित हो, तो ये सारी जो चीज़ें किसी चर्चा परिचर्चा के रूप में सामने आती है तो उन्हें हम लिखकर लोगों तक पहुंचाते हैं। इसी प्रकार के इसमें यमपुर की यात्रा निबंध में माफ़ कीजिए उसमें जो है गोदान पर प्रहार किया था। गोदान भले ही प्रेमचंद द्वारा लिखा गया उपन्यास हो, लेकिन चर्चा जो है हम किसी की भी कर सकते हैं। तो गोदान क्यों करना चाहिए, क्यों किया जाता है, एक व्यक्ति जब मरने के पश्चात उस गोदान का हम क्या करेंगे जिसका कोई उपयोग करने वाला है ही नहीं। तो ऐसे कई ज्वलंत समस्याओं को लेकर जो है उन्होंने अपनी रचनाओं को रचा था। उसके पश्चात देखते हैं द्विवेदी युग। भारतेंदु युग समाप्त हो गया, अब द्विवेदी युग में हम प्रवेश कर रहे हैं। यानी जो बातें हम लोग यहाँ पर कहते हैं वो द्विवेदी युग के आने तक जो है, जैसे हम नाटक में देखा था, हरिश्चंद्र युग में जो है वो बाल्यावस्था में था, लेकिन प्रसाद युग में आते आते जो है वो प्रौढ़ बन गया। हो सकता है इसमें भी इसी प्रकार की बात कही गई होगी। मतलब द्विवेदी युग ने जो है 1900 ईस्वी से 1920वीं ईस्वी तक हिंदी निबंध के विकास क्रम को द्वितीय चरण में बांटा है। हालांकि ये जो चरण है वह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया था, लेकिन अंतिम समय में जो है इसका नाम निर्धारण द्विवेदी युग इतना ही रखा गया। हिंदी ने कई सारे पत्रिकाएं लिखे हैं, जिनमें द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादकत्व सन 1903 ईस्वी में संभाला था। अतः द्विवेदी युग का प्रारंभ इसी समय से मान सकते हैं। द्विवेदी युग को कब से मानना है? सरस्वती पत्रिका निकलने तक से। और सरस्वती पत्रिका इतनी कल परसों वाली नहीं है, वो सालों से चले आती रही है। प्रेमचंद ने उसका संपादन किया था, कुछ पश्चात उसका प्रकाशन बंद भी हुआ था, लेकिन राजेंद्र यादव ने उस पर विशेष भूमिका लेकर जो है उसको अनवरत चलाने का प्रयास किया था। इसलिए 1903 ईस्वी में उनके संपादकन में एक पत्रिका निकली जिसका नाम था सरस्वती। सरस्वती की भूमिका हिंदी साहित्य को निभाने में बहुत गहरी है, बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि अतः द्विवेदी का युग का प्रारंभ
इसी नाम से कर सकते हैं। जैसे किसी भी प्रकार के लोगों के नाम देकर उस युग को सजा रहे हैं, उस प्रकार से भी हम इसको दे सकते हैं, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वैसा करने से जो है, जो आपका याद रखने का जो क्रम होगा वो थोड़ा सा गड़बड़ा सकता है। इसलिए इन ईस्वी सन को 1903 में सरस्वती पत्रिका का संपादकत्व जो है किसने स्वीकारा था? जी हाँ, द्विवेदी युग ने। उसके पश्चात द्विवेदी जी ने बेकन के आदर्श निबंधों को आदर्श निबंध मानते हुए उनके निबंधों का हिंदी अनुवाद बेकन विचार रत्नावली नाम से किया। पाश्चात्य जो साहित्यकार थे बेकन, उन्हें आदर्श मानते थे, उनके लिखे गए निबंधों को वे बहुत आदर्श मानते थे। आदर्श निबंध मानते हुए उनके निबंधों का हिंदी अनुवाद बेकन विचार रत्नावली नाम से किया गया। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि मतलब बेकन विचार रत्नावली जो है किनके द्वारा लिखा गया या फिर किनके द्वारा अनुदित किया गया की गई रचना है। तो आपको उत्तर देना आना चाहिए कि मतलब यह जो है किसी प्रकार का उत्तर नहीं है, उसमें न आने की बात कही गई है करके हम लोग बोल सकते हैं। थोड़ा सा हड़बड़ी हो रही है यहाँ पर, मतलब इतना कहना है कि मतलब बेकन विचार रत्नावली द्विवेदी युग की रचना है, इसकी विधा निबंध है और इसका जो है अनुवाद द्विवेदी जी ने किया है, जो सरस्वती के संपादक भी थे। उसके पश्चात द्विवेदी युग में एक और बात है, उनके अपने निबंधों का संग्रह रसज्ञ रंजन नाम से प्रकाशित हुआ है। रसज्ञ रंजन। तो द्विवेदी युग ने जो है अपने निबंध थे, अपने निबंधों का उन्होंने संग्रहण किया था और वे संग्रहण जो है रसज्ञ रंजन नाम से प्रकाशित हुआ है। उसके पश्चात द्विवेदी युग 1900 ईस्वी से 1920 तक इनके प्रसिद्ध निबंधों के नाम कवि और कविता, कवि कर्तव्य, प्रतिभा, साहित्य की महत्ता, लोभ, मेघदूत आदि हैं। तो इतने सारे निबंधों को उन्होंने लिखा था। जो यहाँ पर जो दिए जा रहे हैं वो अधिकतर जो है प्रसिद्ध ही दिए जाने की कोशिश की जा रही है। द्विवेदी युग के निबंधकारों में पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के अतिरिक्त अन्य प्रमुख हिंदी लेखक थे। वे बहुत सारे थे, क्योंकि महावीर प्रसाद अकेले ही ऐसे नहीं थे, मतलब हिंदी को आगे बढ़ाने में वे समर्थक थे। वे हैं माधवराव सप्रे, माधवराव मिश्र। माधवराव सप्रे कहानी युग में आते हैं। गोविंद नारायण मिश्र, बाबू श्याम सुंदर दास, अध्यापक पूर्ण सिंह, पद्म सिंह शर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, मिश्र बंधु, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी आदि। यानी आपको द्विवेदी युग में कई सारे रचनाकार दिखेंगे, मतलब निबंधकार दिखेंगे, जिनमें माधवराव मिश्र और गोविंद नारायण मिश्र, बाबू श्याम सुंदर दास, अध्यापक पूर्ण सिंह, ऐसे कई सारे लोग हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी भी जो है इसमें आते हैं महत्वपूर्ण निबंधकार के रूप में। माधव प्रसाद मिश्र, अब एक एक के बारे में हम सिलसिलेवार पढ़ने की कोशिश करेंगे। इनके निबंधों का संग्रह माधव मिश्र निबंधमाला नाम से जो है प्रकाशित हुआ है। माधव मिश्र निबंधमाला किनके द्वारा प्रकाशित हुआ है? ऑब्वियसली उनका नाम उसमें ऑलरेडी दिया गया है, माधव प्रसाद मिश्र के द्वारा। इन्होंने धृति, सत्य जैसे निबंधों की रचना गंभीर शैली में की है। जैसे सत्य और धृति ऐसे जो निबंध हैं उनकी रचना जो है गंभीर शैली में करके जो है वो अपना योगदान दे रहे थे माधव प्रसाद मिश्र। उसके पश्चात गोविंद प्रसाद मिश्र आते हैं। गोविंद प्रसाद मिश्र की भाषा संस्कृत निष्ठ एवं अलंकारों के बोझ से दबी हुई थी। भाषा का ज्ञान होना अलग है, उस ज्ञान को हम किस प्रकार से लोगों तक पहुंचाने के लिए मैनिपुलेट कर रहे हैं, कोलैबोरेशन कर रहे हैं, उनको किस प्रकार से शब्द दे रहे हैं, इसकी भी चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि गोविंद प्रसाद मिश्र की जो भाषा है वह संस्कृत निष्ठ मानी जाती है और लगभग
एक अलंकारों के सेट में मतलब अलंकारों के बोझ के तले जो है वो दबी हुई थी, क्योंकि संस्कृत सबसे ज़्यादा उपयोग में लाई जाने वाली भाषा थी और संस्कृत के वे अच्छे जानकार होने के कारण जो है आलंकारिकता उसमें बहुत ज़्यादा था। जैसे आप प्रसाद के भाषा का अगर अनुकरण करेंगे या फिर उसका अध्ययन करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि मतलब प्रसाद जो है प्रेमचंद की तुलना में अधिक कठिन भाषा का उपयोग कर रहे थे। कठिन का अर्थ इतना ऐसा नहीं कि मतलब हार्ड, बल्कि लोगों को अतीव मतलब सरल से समझ में न आने वाली ऐसी भाषा थोड़ी बहुत होती थी। इसलिए ये जो अलंकारों से बोझी हुई दवा थी, वह बातें थी, वो दब गई थी उसमें। तो बाबू श्याम सुंदर दास इसके पश्चात महत्वपूर्ण निबंधकार के रूप में उभरते हैं। द्विवेदी युग के श्रेष्ठ निबंधकार एवं आलोचक। ये अपने आप को कभी जो है आलोचक के रूप में ये नहीं किया, लेकिन उनके द्वारा लिखे गए जो विशेष किताबें हैं वे कमाल के हैं। उनके द्वारा हम पढ़कर जो है हिंदी साहित्य के इतिहास को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इनके निबंधों के नाम आलोचनात्मक रहा करते थे, जैसे भारतीय साहित्य की विशेषताएं, कर्तव्य और सभ्यता, समाज और साहित्य आदि। यानी थोड़ा सा इसका शीर्षक बड़ा हो चुका है, लेकिन थोड़े से छुट्टियां होने के कारण जो है हम इसकी ओर ज़्यादा से ध्यान दे सकते हैं। हालांकि छुट्टियों का और इसका कुछ संबंध नहीं है, क्योंकि ये थोड़े से निबंध ऐसे मान लीजिए कहानी है या उपन्यास है, हम उसको बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। लेकिन ये निबंध होने के कारण जो है इनके बातों को हम थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि ये जो है भारतीय साहित्य की विशेषताएं, कर्तव्य, सभ्यता और समाज के साहित्य माने जाते हैं। खासकर हिंदी जो है उसको तो बहुत ही अधिक। इसलिए बाबू श्याम सुंदर दास ने जो है अपने रचनाओं के माध्यम से अपने श्रेष्ठत्व को वो प्राप्त कर चुके थे। तुलनात्मक समालोचना के लिए प्रख्यात पंडित पद्म सिंह शर्मा के 2 निबंध संग्रह पद्मपराग एवं प्रबंध मंजरी नाम से प्रकाशित हुए हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है। पद्मपराग और प्रबंध मंजरी नाम से प्रकाशित हुए थे 2 बुक्स। वे हैं प्रख्यात जो आलोचक है, समालोचक थे तुलनात्मक अध्ययन के, वे हैं पंडित पद्म सिंह शर्मा। मतलब उनके सानिध्य में 2 निबंध संग्रह आए हैं, जिनका नाम हम ऑलरेडी उल्लेख कर चुके हैं, पद्म पुराण एवं पद्म मंजरी नाम से। उसके पश्चात जो महत्वपूर्ण माने जाते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, या कहीं कहीं पर केवल गुलेरी जी करके ही दे सकते हैं, हाँ, इसलिए कन्फ्यूजन नहीं होना है। ये प्रसिद्ध पुरातत्ववादी थे। हमेशा जो है पुरातन विभागों की खोज में वे डूबे हुए रहते थे। इनके निबंध संग्रहों के नाम हैं गोबर गणेश संहिता, कछुआ धर्म और मेरसी मोही कुंठा। इनकी भाषा प्रौढ़ एवं विषय सूचक है, यानी प्रसिद्ध पुरातत्ववादी होने के बावजूद भी वे कुछ नए मतलब निबंधों का उन्होंने संग्रह करके छापा था। वे है गोबर गणेश संहिता, कछुआ धर्म और मारेसी मोही कुंठवा, ऐसे कुठाओं, ऐसे मतलब अलग अलग भाषाओं में जो है इन्होंने लिखे थे, इसलिए थोड़ा सा इसका उच्चारण करने में भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो इनकी राष्ट्रभाषा प्रौढ़ एवं विषयानुकूल है। हम जब चंद्रधर शर्मा गुलेरी की बात करते हैं तो ये न केवल निबंध लेखन में बल्कि साहित्य के अन्य विधाओं में भी जो है उतने ही मतलब उत्साह से वे भाग लेते हैं जितना कि किसी अन्य विषय में लेना चाहिए। यह उनकी ये विशेषता है कि मतलब वे समग्रता में वे जीते हैं, क्योंकि एक रचनाकार जब कहानी लिख सकता है तो उपन्यास भी लिखना चाहिए, उपन्यास लिख सकता है तो कविताएं भी लिखनी चाहिए। तो इस प्रकार से एक फ्रेम बन गया कि मतलब आप इस फील्ड से हैं तो आप केवल यही पढ़िए, आप केवल वही कीजिए, ऐसी बात नहीं है। तत्कालीन समाज में जो है हर कोई रचनाकार अपने को जो अच्छा लगे, हमने जो अनुभव किए हैं उन सभी को जो है वो लिखित रूप में प्रदान करते थे। उसके पश्चात यदि हम देखें तो वे होगा सरदार पूर्ण सिंह। द्विवेदी युग के सर्वाधिक सशक्त निबंधकार के रूप में ये आगे आते हैं।
कौन से? विविध युग के सर्वाधिक सशक्त निबंधकार के रूप में ये सामने आते हैं। तो वे कहते हैं कि जब तक हम अपने साहित्य को लेकर आगे नहीं बढ़ा सकते तब तक हमारे साहित्य को कोई भी आइडेंटिफाई नहीं देगा, क्योंकि ये निबंधकार होने के नाते, मैं पहले भी कहा, निबंध लिखना उतना आसान नहीं है जितना हम आसानी से पढ़ लेते हैं। उसके कुछ तत्व होते हैं। निबंध यानी हमें जो नॉलेज है किसी एक व्यक्ति के प्रति, किसी वस्तु के प्रति, उस नॉलेज को आप यहाँ पर जो है पूर्ण रूप से लिखित रूप में प्रस्तुत करना। उसके पश्चात ये हिंदी में भावात्मक निबंधों की रचना के लिए और शैली विशिष्टता एवं भाषा की लाक्षणिकता के लिए प्रसिद्ध हैं। सरदार पूर्ण सिंह किन निबंधों की रचना करने के लिए विशेष प्रतिभा दिखाते हैं? तो आपका उत्तर होगा वह है किसी भी प्रकार की विशिष्टता एवं भाषा की लक्षणता के लिए कि जो प्रसिद्ध हैं वे हैं सरदार पूर्ण सिंह, क्योंकि वे भावात्मक निबंध सबसे अधिक लिखे थे करके कहा जाए। इनके निबंध कुछ इस प्रकार हैं: आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान और अग्रिम का समस्त योगी, वाल्ट विटमन। तो देखिए यहाँ पर जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है अमेरिका, ये थोड़ा सा गलत लिखा है, अमेरिका जो हम उच्चारण करते हैं वैसे आया, लेकिन अमेरिका ऐसा टंकन लिखा जाना चाहिए था, इसका मुझे बहुत खेद है। तो जो मस्त योगी है वाल्ट हिटमन आदि कुछ नहीं, उनके लिए जो है एक विशेष प्रकार के निबंधों की रचना की गई। इसलिए थोड़ा सा विचार विनिमय करते हुए हमें आगे बढ़ना होगा कि मतलब सरदार पूर्ण सिंह ने जो है वाल्टर हिटमन के लिए जो है एक विशेष ये चलाया था। उसके पश्चात आते हैं निबंध में शुक्ल युग, जो कि सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। वह है 1920 ईस्वी से 1940 ईस्वी तक। जो हम पहला युग देखा भारतेंदु का, उसके बाद प्रसाद युग, उसके पश्चात जो है अभी ये तीसरा जो युग चल रहा है वह है शुक्ल युग, यानी रामचंद्र शुक्ल, जो हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रमुख माने जाते हैं। हिंदी निबंध के तृतीय चरण को शुक्ल युग की संज्ञा दी गई। यह बात तो ऑब्वियसली हम सब लोग जानते हैं, यह तीसरी इकाई है, मतलब ये तीसरा चरण है या तीसरी प्रकरण मान सकते हैं आप। चिंतामणि में संग्रहित निबंधों के माध्यम से हिंदी निबंध को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। मतलब चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 2, चिंतामणि भाग 3, ऐसे कई उसके सीरीज निकले हैं। एक आई थिंक चिंतामणि भाग 4 का जो संपादन है वह नामवर सिंह ने किया है, जैसे मैं जितना जानता हूँ। तो चिंतामणि में जितने भी संग्रहित निबंध हैं वे बहुत ही उच्च कोटि के निबंध माने जाते हैं, क्योंकि उनकी लेखन शैली में किसी प्रकार का भी ये नहीं है, उत्साह नहीं है। इसलिए चिंतामणि में संग्रहित निबंधों के माध्यम से बहुत सारे काम करने हैं। इनके 2 प्रकार के निबंध हैं, इनके यानी शुक्ल के, रामचंद्र शुक्ल के साहित्यिक समीक्षा एवं निबंध तथा मनोविकार संबंधी निबंध। साहित्यिक समीक्षा निबंध क्या हो सकता है? साहित्यिक समीक्षा में जो है किसी एक रचना का, उसके गुण दोषों को हम किस प्रकार से समीक्षा कर रहे हैं। समीक्षा करना यानी उसमें जो गलतियां हैं उसको ढूंढकर लोगों को प्रेषित करना नहीं। इसलिए जो हमें मिल जाता है वे सारी चीज़ें जो है हम लेकर उसके सार्वत्रिक मतलब सभी रूप से जो है उसका हम अध्ययन करना चाहिए, साहित्यिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए। उसके पश्चात जो निबंध है वे साहित्यिक निबंध के साथ साथ मनोविकार संबंधी निबंध है। मनोविकार यानी मानसिक विकार से संबंधित। इसलिए जब हम उनकी पहली रचना पढ़ते हैं, क्या कहा था हमने, चिंतामणि भाग 1, तो चिंतामणि भाग 1 में कविता क्या है करके बहुत ही अच्छा उन्होंने निबंध लिखा है। एक जागरूक नेता किस प्रकार से लिख सकता है और आप किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसका भी यहाँ पर अध्ययन किया जा सकता है। रामचंद्र शुक्ल ने जो है तुलसीदास या तुलसी का भक्ति मार्ग, कविता क्या है,
राधिका रमण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद प्रथम कोटि के निबंध माने जाते हैं। वैसे तो रामचंद्र शुक्ल ने कई सारे निबंध लिखे हैं, न तो उनका पूरा का पूरा यहाँ पर नाम गिनाना सटीक होगा और ना ही आवश्यकता। इसलिए आप देख सकते हैं कृष्ण में तुलसी का भक्ति मार्ग, कविता क्या है, राधिका रमण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद प्रथम कोटि के निबंध हैं। ये इसलिए कहा जा रहा है कि इसमें भक्ति मार्ग से संबंधित लगभग सभी बातों को उन्होंने चर्चा किया। उसके पश्चात जो छुट्टियों में ये सब किया जा सकता है, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल के जो निबंध हैं उनको हम कक्ष में भी कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसको भी हम थोड़ा सा परीक्षार्थी होने के नाते पढ़ सकते हैं, लेकिन समय अभाव के कारण उसकी अभी आवश्यकता न जान पड़ती है। तो क्योंकि विषयांतर हो रहा है ऐसा हमें भी लग रहा है। उनके जो निबंध है वे है उत्साह, लज्जा और ग्लानि, श्रद्धा, भक्ति, क्रोध, द्वितीय प्रकार के निबंध हैं। प्रथम कोटि के निबंध कुछ अलग हैं, द्वितीय कोटि के निबंध कुछ अलग हैं। केवल समाज को ध्यान में रखकर लिखना अलग है, पूरे देश को ध्यान में रखकर लिखना बहुत अलग होता है। उसके पश्चात उनके निबंधों को हिंदी निबंधों का आदर्श कहा जाता है। उनके यानी उनके क्या है, सर्वनाम। रामचंद्र शुक्ल के निबंधों को हिंदी निबंधों का आदर्श कहा जाता है, क्योंकि उनके जो निबंध है वो तब तक जो है निबंध की जो प्रचलन थी वो तो बढ़ रही थी, लेकिन यहाँ तक आते आते जो है वे आदर्श के रूप में आगे आने लगे। हिंदी निबंधों का आदर्श वे कहलाने लगे, इसलिए वे अपने आप में महत्व साबित होते हैं। इसके पश्चात अन्य निबंधकार कौन कौन हो सकते हैं? वे हैं बाबू गुलाब राय, पदुमलाल, पुन्नालाल बख्शी, वियोगी हरि, राय कृष्णदास, वासुदेव शरण अग्रवाल, शांति प्रिय द्विवेदी और माखनलाल चतुर्वेदी। ऐसे कई सारे जो निबंधकार हैं जो इस युग में बहुत महत्वपूर्ण योगदान अपने दिया था। अन्य निबंधकार में बाबू गुलाब राय ने निबंध साहित्य की एक उपलब्धि कहा जा सकता है। इनके निबंध संग्रहों के नाम मेरे निबंध, मेरी असफलताएं, मेरी फिर निराशा क्यों, या फिर और फिर निराशा क्यों, ऐसे कई जो निबंध हैं वे अब आने लगे हैं। मतलब बाबू गुलाब राय ने जो है हिंदी साहित्य का इतिहास भी उन्होंने लिखा है और साथ साथ इधर भी साहित्यिक विधाओं में भी जो है उन्होंने बहुत योगदान उनका रहा है। पदुमलाल, पुन्नमलाल बख्शी, इनके निबंध कुछ और पंचतंत्र पंचपात्र में संकलित हैं। इनके निबंध कुछ और पंचपात्र, ये टाइटल है, ये शीर्षक है, इसमें संकलित हैं। अतीत स्मृति, उत्साह, साथ साथ रामलाल पंडित, ये जो है उनके कुछ विशेष रचनाएं हैं। हमें उसके पश्चात जो है श्रद्धांजलि के फूल, दो फूल आदि प्रसिद्ध निबंध हैं। श्रद्धांजलि के दो फूल, रामलाल पंडित, जयपाल और उत्सव, ये सभी जो है पदुमलाल, पुन्नमलाल बख्शी के रेखांकन चित्र हैं। उसके पश्चात शांति प्रिय द्विवेदी की अगर हम बात करें तो वे जो है आलोचनात्मक और रचनात्मक पद्धति से, आलोचनात्मक, रचनात्मक और साथ साथ वैचारिक पद्धति के निबंध जो है इन्होंने लिखा है। इन्होंने यानी शांति प्रिय द्विवेदी ने आलोचनात्मक क्षेत्र में इनको बहुत विशेष योगदान लिया जाता है। शांतिप्रिय द्विवेदी का कवि और काव्य और साहित्यिक में संकलित निबंधों में बहुत ही मतलब भावुकता एवं आत्मीयता की प्रधानता रही है। कवि और काव्य और साहित्यिक संकलित निबंध में, क्योंकि भावनाओं को लेकर, आत्मीयताओं को लेकर भी वहाँ पर कई सारे लिखे गए हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान रखने की हमें ज़रूरत है। तो उपसंहार के रूप में हम यह कह सकते हैं कि शुक्ल युग हिंदी निबंध के विकास का स्वर्ण युग है। उसके साथ साथ भाषा शैली की दृष्टि से यह युग द्विवेदी युग की तुलना से
अधिक विकसित एवं प्रौढ़ हुआ है। क्या ये सारी चीज़ें हम इसलिए बता रहे हैं कि ये न केवल उपसंहार के रूप में बल्कि इसमें दिए गए जो पॉइंट्स है उसको हम किस प्रकार से मैनिपुलेट कर सकते हैं। भाषा शैली की दृष्टि से कौन सा युग तुलनात्मक अध्ययन का केंद्र बना है। तो निरंतर बोलते रहने से कभी कभी एक हाथ शब्दावली अलग सी आ रही है, इसका मुझे बहुत खेद है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर भी उपसंहार में यदि हम देखें तो शुक्ल युग हिंदी निबंध के विकास का स्वर्ण युग है, गोल्डन युग माना जाता है उसको। भाषा शैली की दृष्टि से यह युग द्विवेदी युग की तुलना से अधिक विकसित एवं प्रौढ़ हुआ है, क्योंकि द्विवेदी युग में जो उसका प्रभाव कुछ आगे बढ़ रहा था, उसी प्रकार को अगर हम देखें तो शुक्ल युग में आते आते इसकी जो भाषा है, उसकी जो शैली है निबंध लिखने की, उसमें कई प्रकार के बदलाव हमको देखने मिल चुके हैं। क्योंकि इसी प्रकार से वे आगे बढ़ते बढ़ते उसमें नए नए विषय आने लगे, नए नए भाषा प्रयोग उसमें होने लगे और नए नए विषयों को लेकर उन्होंने रचनाएं की जाने लगी। इसलिए ये सारी चीज़ें जो है उपसंहार के रूप में ही सही बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि ऐसी वो कौन सी कड़ी है जो निबंध को या हिंदी निबंध को एकदम प्रौढ़ मानी गई। तो हम कह सकते हैं शुक्ल युग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस युग की महानतम उपलब्धि। ऑब्वियसली जिस युग में वे रहे हैं, बहुत कम उनकी आयु में वे देहांत हुआ है उनका, लेकिन जितना भी उन्होंने लिखा है, हिंदी साहित्य का इतिहास हो या फिर निबंध हो या फिर अनुवाद हो, उन्होंने हर क्षेत्र में लगभग अपना योगदान दिया है। तो इसलिए उस युग को जो है हम लोग उसमें देख सकते हैं। उसके पास जो अंतिम बचा हुआ है वह है शुक्लोत्तर युग, जिसकी शुरुआत 1940 के उपरांत 40 और उसके बाद हम करते हैं। शुक्ल ने हिंदी निबंध का जो नए आयाम दिए, उसे हिंदी निबंध का परवर्ती काल में विविध मुखी विकास हुआ। उन्होंने जो नए नए, अच्छा इस पर लिख सकते हैं, इस पर लिखा जाना चाहिए, इस पर विचार किया जाना चाहिए, इस पर चर्चा करनी चाहिए, ऐसे जो उन्होंने कंक्लूजन निकाले थे, जो निर्णय उन्होंने लिए थे, उससे अगर हम देखें तो उनके पश्चात शुक्लोत्तर युग में जो है उन विविध आयामों का बहु विकास यानी विविध मुखी या बहुआयामी विकास जो है उसमें हुआ था। इस काल में न केवल समीक्षात्मक और विचारात्मक निबंधों की ही रचना हुई, अपितु ललित निबंधों की भी पर्याप्त रचना हुई। ललित निबंध शुक्ल युग तक भी नहीं लिखे जाते थे, शायद लिखे भी होंगे लेकिन उनके तत्वों के आधार पर उसको नहीं लिखा गया। इसलिए शुक्ल के पश्चात शुक्लोत्तर युग जो है उसमें ललित निबंधों की भी पर्याप्त मात्रा में रचनाएं की जाने लगी करके हमें यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। शुक्लोत्तर हिंदी निबंधकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, इलाचंद्र जोशी काफ़ी प्रसिद्ध हैं शुक्ल युग के अंतर्गत। उसके पश्चात जैनेन्द्र, प्रभाकर माचवे, डॉक्टर भगीरथ मिश्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, देवेंद्र सत्यार्थी, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर आदि प्रमुख हैं, क्योंकि इन्होंने 1940 के बाद यानी शुक्लोत्तर के बाद, शुक्ल युग के बाद जो है हिंदी निबंध को जो है एक ऐसे स्थान पर लेकर पहुंचाया है और उसमें बहुआयामी विकास उन्होंने किया है। नए नए विषयों को निरंतर उन्होंने लिखा है। इसलिए यहाँ पर जितने भी मतलब निबंधकार यहाँ पर गिनाए जा रहे हैं, उन सभी की रचनाएं बहुत सारी हैं। उनके सभी उन महत्वपूर्ण रचनाओं को यहाँ पर न लेने का खेद है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी भी जो है शुक्लोत्तर युग के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर माने जाते हैं। आधुनिक साहित्य, नया साहित्य, नए प्रश्न, ऐसे कई जो है इन्होंने निबंध लिखे हैं जो अलग अलग शीर्षक से हैं। आधुनिक साहित्य शीर्षक से उन्होंने लिखा है, इसलिए उसको भी महत्वपूर्ण माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो है शुक्ल युग के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार माने जाते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है शुक्ल युग के जो जितने भी निबंधकार थे उन सब में वे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। कल्पलता, अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह और वितर्क इनके महत्वपूर्ण निबंध है। उसमें अशोक के फूल और कुटज
ये इतने महत्वपूर्ण है कि आज भी उनकी विशेषता बने हुए, भले 1940 के बाद उसका लेखन किया गया हो या फिर उसका प्रकाशन किया गया हो, लेकिन आज भी हम उनके जो है विशेषता को जानते हैं। अशोक के फूल, कुटज, ये सभी जो है शुक्लोत्तर युग के पश्चात लिखे गए जो है अलग अलग बातें कही गई थी, जिसमें निबंध को लेकर ये रचनाएं लिखी गई थी। शांति प्रिय द्विवेदी शुक्लोत्तर युग के प्रमुख समीक्षात्मक निबंध लेखक के रूप में ये आगे आते हैं। शांति प्रिय द्विवेदी संचारिणी युग और साहित्य, सांकल्य, वृत्य और विकास, इनके कुछ महत्वपूर्ण निबंध माने जाते हैं। रामधारी सिंह दिनकर अर्धनारीश्वरी, हमारी सांस्कृतिक एकता, प्रसाद, पंथ और मैथिली शरण, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय साहित्य आदि इनके जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं वे उनके रचनाएं हैं। रचनाएं यानी खासकर निबंध के रचनाओं के अंतर्गत हम बात करें तो इसमें ये आते हैं। अर्धनारीश्वर, देखिए मैं पहले भी कहा था अर्धनारीश्वर विधा है या फिर अर्धनारीश्वर की विधा क्या है, ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, जिसमें अर्धनारीश्वर जो है निबंध यह विधा है, न कि वो कहानी या फिर आत्मकथा या फिर उपन्यास। उसके पश्चात वासुदेव शरण अग्रवाल के निबंध पुरातत्व एवं भारतीय संस्कृति से संबंधित है। ऐसे वे कौन से निबंधकार हैं जिन्होंने पुरातत्व एवं भारतीय संस्कृति से निबंध लिखे थे? तो आप इसको थोड़ा सा देख कर लिखना है कि ये वासुदेव शरण अग्रवाल ने लिखे हैं। उसके पश्चात पृथ्वीपुत्र, मातृभूमि कला और संस्कृति आदि इनके प्रसिद्ध निबंध संकलन है। ये कुछ नाम है जिसमें इन्होंने भूमिपुत्र नाम से कुछ संकलन किया था, मातृभूमि, कला और संस्कृति, ये कुछ अलग अलग उनके निबंध के संकलन है। नगेंद्र का इसमें विशेष योगदान रहा है। विचार और विवेचन, विचार और अनुभूति, विचार और विश्लेषण आदि निबंध इनके कुछ संग्रह हैं। देखिए इसको अगर हम विचार को केंद्र रखें तो जितने भी मतलब संकलन हैं आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, विचार और विवेचन, विचार और अनुभूति, विचार और विश्लेषण आदि उनके निबंध संग्रह है। इस प्रकार से हम उसको याद भी रख सकते हैं। रामविलास शर्मा का प्रगतिशील निबंधकार माना जाता है उनको, रामविलास शर्मा को। इनके निबंध संस्कृति और साहित्य, स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य में संकलित है। क्योंकि ये जो है प्रगतिशील लेखक माने जाते हैं, इनके मतलब हिंदी भाषा को इनका बहुत बड़ा योगदान मिला है, इसलिए इनका भी विशेष योगदान यहाँ पर है। इनके अतिरिक्त डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ मिश्र, दिनेश नंदिनी, डालमिया, विजय मोहन शर्मा, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, नलिन विलोचन शर्मा, प्रभाकर माचवे आदि कई सारे लेखक हैं जो हिंदी साहित्य में विशेष योगदान निभाते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने निबंध के 5 प्रकार या 5 भेद उन्होंने निश्चित किए थे। वे हैं विचारात्मक निबंध, शुक्ल, नगेंद्र इस प्रकार के निबंध लिखे हैं। भावनात्मक निबंध, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राय कृष्णदास, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ये भावात्मक निबंध लिखे हैं। देखिए इसमें से बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र ने निबंध के कितने प्रकार कहे हैं? वे हैं 5, और वे 5 विचारात्मक निबंध। विचारात्मक निबंध किस किस ने लिखे हैं? शुक्ल जी ने और नगेंद्र ने। भावात्मक निबंध जो निबंध के 5 प्रकारों में से ही एक प्रकार है, वे भारतेंदु, राय कृष्णदास, गुलेरी आदि सब लोगों ने लिखा है। उसके बाद वर्णनात्मक निबंध, बालकृष्ण भट्ट ने जो है जितने भी निबंध लिखे हैं वे वर्णनात्मक निबंध लिखे हैं। उसके पश्चात विवरणात्मक निबंध, भारतेंदु जी ने जितने भी निबंध लिखे हैं वे विवरणात्मक निबंध हैं। उसके पश्चात अंतिम जो 5वां भाग है वह है आत्मपरक निबंध। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ये बहुत सारे निबंध इन्होंने आत्मपरक निबंध लिखे हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य की जो अलग विधाएँ हैं, जो कंटेंट पार्ट है, उसमें दूसरी इकाई जो है वह है हिंदी साहित्य की विधाएं और उनकी विशेषताएं। तो इसके अंतर्गत आज हम इस पाठ के अंतर्गत निबंध विषय को लिया था, जो कि उसके कितने प्रकार माने जाते हैं डॉक्टर गणपति चंद्र के अनुसार, जबकि अभी देखा। उससे पहले हम इसे 4 कालों में विभाजित करके पढ़ते हैं। निबंध की विशेषता क्या है,
उसे लिखने वाले कौन कौन से रचनाकार हैं, कौन कौन से नाम से उनके संकलन पब्लिश हुए हैं, प्रकाशित हुए हैं, इसकी हमने गहन चर्चा की। इस बीच थोड़ा सा मतलब अधिक देखकर पढ़ने से जो है कभी कभी एक आध शब्द गलती से भी उच्चारण हुआ होगा, इसका बहुत ही मैं खेद व्यक्त करता हूँ। और आप सबकी सफलता की कामना करते हुए एक नए विषय के साथ हम पुनः हाजिर होंगे। उस तब तक जो है, नमस्कार।